पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव शुरू किए थे उसका ये सेकंड पार्ट है और आज हम लोग मतलब सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ देखिए क्या सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये पीसीएम एजुकेशन सेंटर है, पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी में उसी का यूट्यूब चैनल है और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप अगर मतलब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नंबर है। चलिए अब यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 18 के जो तत्व है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और ग्रुप 18 के जो तत्व है उसका नाम क्या देते हैं, तो उसको अक्रिय गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिए। पूछा जाता है कि ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग और क्या किन नाम से जानते हैं, तो अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 को हम लोग इनर्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं, BLE, LE यहाँ पर है, नोबेल गैस को कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका नाम क्या देते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 या इनर्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पे चलते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप पढ़िए और देखिए, अगर आप जानते हैं तो इसको आप देखिए कितना जानते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया उसमें ये कहा गया कि ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है, ग्रुप 18 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज, क्या इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन इसको कहते हैं जो आपको कहा गया है। सेकंड में कहा गया कि इसको चेल्कोजेन कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताना है आपको कि ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहता है। पीछे इसको पढ़े थे कि ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर, इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, सी। ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है जो देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ग्रुप 18 के तत्व किस अवस्था में होते हैं, है ना, किस अवस्था में होते हैं, ग्रुप 18 के जो तत्व है वो किस अवस्था में होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 एग्जिस्ट इन, कौन सा फेज में होता है ना, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैसीय अवस्था है, और एनी फेज किसी भी अवस्था में हो सकता है। सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, लिक्विड है, द्रव्य अवस्था में होता है, सी गैसेस फेज है, मतलब गैसीय अवस्था में होता है। तो अभी आपको पता होगा कि ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस बोले थे, इनर्ट गैस कहे थे, है ना, इनर्ट गैस या नोबेल गैस के नोबल गैस कहे थे। तो ऑब्वियसली ये जो है ग्रुप 18 का एलिमेंट वो गैसेस अवस्था में, गैसेस फेज में रहेगा, मतलब गैसीय अवस्था में रहेगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर सी रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप 18 के तत्व किस अवस्था में होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है। चलिए अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। चलिए यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए। आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है। चलिए किसका है, आपको मोस्ट आईपी वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल, है ना, आवर्त सारणी में सबसे अधिक पहला जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी सेम क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है। तो सबसे अधिक जो आयनन विभव आपका रहेगा, यहाँ पर आपको पता होगा कि हीलियम का आयनन विभव जो होता है, फर्स्ट वाला वीडियो में इसको दिए थे, तो हीलियम का आयनन विभव जो है सबसे कम होता है। हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, सबसे कम नहीं, सबसे अधिक होता है। और इसका जो वैल्यू है ना, इसका मान जो होता है 2372 किलोजूल के आसपास होता है, 2372 किलोजूल पर मोल के आसपास रहता है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आईपी वैल्यू अगर किसी का है तो वो है आपका हीलियम। ठीक है, चलिए अगेन अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ पे चलने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या है, 4 नंबर में क्या दिया गया। यहाँ ये कहा गया है कि कौन सा अक्रिय गैस प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है ना। द इनर्ट गैस व्हिच इज मोस्ट एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है प्राकृतिक में पाया जाना, नेचर में। तो चलिए आपको ये बताना है कि सबसे अधिक कौन सा गैस प्रकृति में पाया जाता है। द इनर्ट गैस व्हिच इज मोस्ट एबंडेंट, सबसे अधिक। तो आपको पता होगा कि इसमें आर्गन जो है सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आर्गन जो है सबसे अधिक प्रकृति में पाए जाने वाला गैस हो जाता है। ठीक है, जो अक्रिय गैसों में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो आर्गन होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सर, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सी हो जाएगा। इसका आंसर सी, आर्गन। ठीक है,
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के बाद अगला हम लोग चल रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है जो पढ़िए, निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सबसे कम होता है? सबसे कम आयनन विभव आपको बताना है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, आयनन विभव सबसे कम किसका रहेगा, जो थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं आयनन विभव सबसे कम के लिए। पहले आपको ये समझना है कि अक्रिय गैस में होता कौन कौन है। तो सबसे पहले तो हीलियम आपका है, ध्यान रखिएगा, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ से हम लोग नीचे की ओर चलते हैं तो आयनन विभव घटता है ना, आयनन विभव जो है आईपी वैल्यू घटता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर चलेंगे आईपी वैल्यू घटेगा। तो सबसे अधिक सबसे कम किसका हो जाएगा, जेनॉन का सबसे कम, या सबसे कम आप रेडॉन का हो जाएगा, इसके बाद जेनॉन रहेगा, इसके बाद क्रिप्टन। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय है, तो रेडॉन के बारे में हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। रेडॉन होता है रेडियो सक्रिय, है ना, आरएन जो है आपका रेडियो सक्रिय होता है। तो जो भी ऊपर से नीचे की ओर चलने पर जो घट रहा है ना, तो नीचे वाला का आयनन विभव सबसे कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सबसे कम आयनन विभव है ना, सबसे कम किसका है आयनन विभव, लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन फॉलोइंग, लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे कम आयनन विभव किसका होगा। तो ये बताइए, इसमें एक रेडॉन तो आपको दिया नहीं है, इसके बाद जेनॉन है, तो इसकी इसलिए आपका आंसर जो है जेनॉन हो जाएगा। और अगर आपको पता होगा तो जेनॉन का जो आईपी वैल्यू होता है सर 1170 के आसपास होता है ना, जेनॉन का जो आईपी वैल्यू है 1170 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा जेनॉन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जेनॉन। सबसे कम किसका रहेगा, जेनॉन का। सबसे अधिक किसका होता है, हीलियम का। आईपी वैल्यू, आयनन विभव। अब चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, अक्रिय गैस है फिर भी दैट टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा। तो आपको पता है कि इसमें जेनॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और सबसे अधिक जेनॉन का ही यौगिक नॉन है। सबसे अधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है सर, तो जेनॉन। जेनॉन का आयनन विभव सबसे कम होता है, इस कारण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये आपको पता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जेनॉन सबसे अधिक यौगिकों का भी निर्माण करता है, जेनॉन जो है सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है जेनॉन। तो ये आपको अगर ये कहा जाए कि अक्रिय गैसों में कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनॉन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो आंसर आपका हो जाएगा जेनॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, है ना, मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है। चलिए आपको बताना है मेन सोर्स। ऑप्शन दिया गया है, एयर है, सन है, मोनाजाइट है और सी है। मतलब हवा है, सूर्य है, मोनाजाइट को मोनाजाइट ही बोलते हैं, ध्यान रखना है, मोनाजाइट, मोनाजाइट है। सी मतलब समुद्र होता है, सी मतलब समुद्र। तो ये बताना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत आपका आता है, ये कई तरीका से क्वेश्चन पूछता है। इसमें कभी कभी आपको मोनाजाइट नहीं देगा, कभी एयर दे देगा, कभी सन दे देगा, कभी सी दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले यदि मोनाजाइट आपको दिया है तो इसके बाद आपका आंसर जो है मोनाजाइट हो जाएगा। और मोनाजाइट यदि नहीं दिया है तो इसके बाद हवा हो जाएगा, और हवा भी नहीं दिया सबसे पहले मोनाजाइट होगा, मोनाजाइट अगर नहीं दिया तो हवा होगा, नहीं दिया तो इसके बाद आपको सूर्य देखना है ना। ये समुद्र इस हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मोनाजाइट जो है यहाँ पर मुख्य स्रोत हो जाएगा हीलियम का। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन होगा सर, तो मोनाजाइट। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या कहा गया है। 8 नंबर में आपको ये कहा गया, समझिए यहाँ पर 8 नंबर में क्या कहा गया है। हाँ 8 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय तत्व है ना, रेडियो एक्टिव कौन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन रेडियो सक्रिय है। चलिए ऑप्शन दिया गया, हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन है, नियोन है। कौन होता है आपका रेडियो सक्रिय, जो आपको बताना है। रेडियो सक्रिय निम्नलिखित में से कौन रहेगा, जो आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें कौन होता है, अगर आप जानते हैं तब देखिए, अगर आप जानते हैं तब।
इसमें कौन सा हो जाएगा आपका रेडियो सक्रिय। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, रेडोन जो होता है रेडियो सक्रिय, सबसे नीचे इसमें है ना। तो रेडोन जो है ये आपका रेडियो सक्रिय हो जाएगा। रेडोन जो है RN रेडियो सक्रिय रहेगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार में, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, ये है जिनोन का आयनन विभव लगभग किसके बराबर होता है। आपको पता है कि जिनोन का सबसे कम रहेगा आयनन विभव, तो जिनोन का जो आयनन विभव रहता है, एक्सिक आयनन विभव किसके लगभग बराबर होता है, जो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। पहला में देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन है, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा में कहा गया नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो किसके आयनन विभव के बराबर होता है जेनोन का आयनन विभव। जेनोन का जो आयनन विभव है लगभग किसके बराबर होता है, किसके आयनन विभव के बराबर होता है, जो आपको बताना है। तो आपको यहाँ अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखिए कि जेनोन का जो आयनन विभव होता है सर, वो ऑक्सीजन के लगभग बराबर होता है। ऑक्सीजन के लगभग बराबर होता है। किसके लगभग बराबर रहेगा, तो ऑक्सीजन का। ध्यान रखिए जेनोन का जो आईपी वैल्यू होता है एक्सी का, जेनोन का ये लगभग 1170 के आसपास होता है, और ऑक्सीजन का जो आईपी वैल्यू है 1175 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। ठीक है, तो दोनों का लगभग आपस बराबर रहेगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ए आंसर रहेगा, ए ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए, जेनोन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू, है ना। जेनोन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्योंकि, जेनोन रासायनिक अभिक्रिया में भाग काहे लेता है। 4 ऑप्शन दिया गया, हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा। हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन आईपी वैल्यू, है ना, आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, पहला हिंदी इसका ये होगा। लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि इसका आईपी वैल्यू कम होने के कारण हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता इसका कम होता है, इस कारण से सॉरी अधिक होता है। और लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब कि इसका विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। तो कौन सा आंसर है, तो आपको पता है कि लोअर वैल्यू ऑफ आईपी इसका रहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने के कारण। तो इसका आंसर जो आपका है सर यहाँ बी हो जाएगा, बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कौन सा, बी, बी लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 10 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपसे कहा गया है, यहाँ देख लीजिए, ये है कि निम्नलिखित में से किसे लिमिटिंग गैस कहते हैं, जो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिमिटिंग गैस है, जो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर लिमिटिंग गैस है, निम्नलिखित में से कौन लिमिटिंग गैस है, जो आपको व्हिच इज कॉल्ड लिमिटिंग गैस, इसमें से कौन लिमिटिंग है। तो चलिए आपको पता अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जो होता है H2, यहाँ ये दिया गया H2 है, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों को लिमिटिंग गैस कहते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों को लिमिटिंग गैस कहते हैं क्योंकि इसके कणों के बीच कोई बल नहीं लगता है, और जिसके कणों के बीच कोई बल न लगे उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है ये आपका लिमिटिंग गैस है, और हाइड्रोजन हीलियम को हम लिमिटिंग गैस कहते हैं क्योंकि इसके कणों के बीच कोई बल नहीं लगता। आपसे ध्यान रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, बोथ, बोथ मतलब दोनों, दोनों इसका आंसर रहेगा, है ना। हीलियम भी और हाइड्रोजन भी दोनों को हम लिमिटिंग गैस कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 में ये कहा गया है, इनर्ट गैस नेवर पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ, इनर्ट गैस जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इनर्ट गैस नेवर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ, या इनर्ट अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है क्यों। चलिए बताना है आपको। इसका भी सेम आंसर जैसे पीछे था उस तरह से ही। सबसे पहले ये कहा गया है कि हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, इसका आईपी वैल्यू बड़ी ज्यादा होता है। लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। क्या रहेगा, आपको पता है कि अक्रिय गैसों के पास फुलफिल ऑर्बिटल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना असंभव है सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका ये आंसर हो जाएगा हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका आंसर हो जाएगा। आईपी वैल्यू काफी अधिक होने के कारण ऐसा है। चलिए आगे अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में। चलिए क्या है 13 में देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अभी ध्यान रखिएगा जो 12 है, 12 का आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना, हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगेन चलिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग।
चलिए बताइए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है। नहीं, कलर आपके लिए ठीक है ए और ए। चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग बैलून या हवाई जहाज के पहियों में किया जाता है। चलिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जिसका प्रयोग हम लोग बैलून या हवाई जहाज के पहियों में करते हैं। आपका ऑप्शन सामने है, देख लीजिए। व्हिच गैस इज यूज्ड इन ए बैलून और व्हील ऑफ एरोप्लेन्स, व्हील ऑफ एरोप्लेन्स, हवाई जहाज के पहिया। निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जिसका प्रयोग हम लोग हवाई जहाज के पहियों में करते हैं, आपको बताना है। चलिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा गैस है जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे हवाई जहाज के पहियों में और बैलून में कर सकते हैं। चलिए तो कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, देख लीजिए। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है और क्रिप्टन है। हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन। चलिए, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, कौन सा आपका गैस हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। और अगर जानते हैं तब ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तब ध्यान रखिए कि इसका जो हीलियम है इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, है ना। हीलियम जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं हवाई जहाज के पहियों में करते हैं या बैलून में हम लोग करते हैं। हीलियम बैलून आप लोग देखे होंगे, इसको छोड़ दिए तो आपने सूड़ते रह जाता है, काफी हल्का होता है, इसका आंसर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 में हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा आवाज खराब है, सर्दी जैसा कुछ हो गया है, सर्दी जैसा लग रहा है और गला बजा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैनेज कीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है। ये कहा गया कि आखिरी गैसों में सबसे कम आयनन विभव किसका, पीछे क्वेश्चन आया था, सबसे कम आयनन विभव किसका है। रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया है। लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इनर्ट गैस किसका रहेगा, तो आपको पता है कि जेनॉन का सबसे कम होता है, पीछे भी अभी इसको देखे हैं हम लोग। तो चलिए अगेन अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पर। क्या कहा गया 15 में, सर्वाधिक विसरण क्षमता, है ना, विसरण क्षमता किसको एक्सपेंड करने की, अगर यहाँ पर रख देंगे तो इसको फैले की क्षमता सबसे अधिक, इसका इस तरह से फैल जाएगा। कौन सा गैस है जिसको सबसे अधिक फैलने की क्षमता है इसमें, तो बताना है आपको। इस तरह से फैलने की क्षमता सबसे अधिक किसमें रहेगा, एक्सपेंशन पावर सबसे अधिक किसका रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है हीलियम जो है, हीलियम को फैलने की क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक एक्सपेंशन पावर हीलियम में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। और 16 नंबर देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ हीलियम, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पर मोनाजाइट था। यहाँ पर देखिए क्या है, अर्थ है, सूर्य है, इसके बाद आपको दिया गया रेडियम है, हाँ देख लीजिए, अर्थ है, सूर्य है, रेडियम है और माइंस ऑफ रॉक। रॉक मतलब चट्टान होता है, चट्टान का जो या पत्थर है ना, पत्थर का जो खान है, चट्टानों का खान है, तो कौन सा इसका आंसर आपका हो जाएगा जी, आपको बताना है कि इसमें इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये आपको बताना है इसमें। चलिए, तो हीलियम का मेन सोर्स, मुख्य स्रोत हीलियम का कौन सा रहेगा, अर्थ है, पृथ्वी है, सूर्य है, रेडियम है और चट्टान का खान क्या रहेगा। चलिए अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, वहां पर तो आपको अति क्या मोनाजाइट दिया नहीं है, तो मोनाजाइट नहीं दिया था, सूर्य इसका आंसर हो जाएगा, सन हो जाएगा, इसका आंसर सन होगा। ठीक है, सूर्य इसका आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा सर, बी, बी इसका आंसर रहेगा, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन में पाइए क्या है। ये कहा गया उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, उत्कृष्ट गैस जो है इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, जो बताना है आपको। उत्कृष्ट गैसों का मेन सोर्स ऑफ नोबेल गैस, है ना, मेन सोर्स ऑफ नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत कौन है। वायुमंडल है, सबसे पहले यहाँ देख लिया, वायुमंडल है, समुद्र है, चट्टान है, झरना है। वायुमंडल है, समुद्र है, चट्टान है, झरना, आपको ये बताना है ना। एटमॉस्फेयर है, सी है, रॉक्स है और झरना, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका हो जाएगा, वायुमंडल है, सूर्य है, चट्टान है, झरना, क्या हो जाएगा। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए इसका आंसर ये हो जाएगा वायुमंडल, है ना। वायु जो होगा इसका मेन सोर्स हो जाएगा। मोनाजाइट अगर आपको नहीं दिया है तब, सॉरी उत्कृष्ट गैस बोला है ना, अक्रिय गैस टोटल का, था अक्रिय गैस का मेन स्रोत कौन सा हो जाएगा, वायुमंडल ही रहेगा। अक्रिय गैसों का मेन स्रोत, मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा, मेन सोर्स, तो वायुमंडल रहेगा। ठीक है, चलिए अगेन अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। ये कहा गया HCF4 की आकृति कैसा होता है, HCF4 की आकृति कैसा रहेगा, तब ध्यान रखिएगा कि HC है और 4 फ्लोरीन है इस तरह से, तो चारों कॉर्नर पर इस तरह से रहेगा, चारों कॉर्नर पर इस तरह से हो जाएगा और इसका आकार वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार, है ना।
इसका आकार कैसा रहेगा, वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, वर्गाकार समतलीय। ध्यान रहेगा कैसा इसका होगा, तो सर वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। XCF4 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर। नोबेल गैस होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, नोबेल गैस होते हैं, है ना। नोबेल गैस इज, आपको ऑप्शन दिया, एक परमाणविक है, परमाणविक है, चतुर्थ परमाणविक है और अष्ट परमाणविक है। कहने का मतलब अगर कोई भी नोबेल गैस आप हीलियम लेते हैं तो क्या केवल He लिखा जाता है कि द्विपरमाणुक 2 लिखा जाता है, कि हीलियम He4 चतुर्थ परमाणविक लिखते हैं या He8 लिखते हैं, अष्ट परमाणविक लिखते हैं, क्या आप लिखते हैं, हीलियम का आप क्या लिखते हैं, जो आपको बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए, नोबेल गैस इज मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है और ऑक्टाएटॉमिक है, आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि नोबेल गैस जो है इसके पास फुलफिल ऑर्बिटल है, किसी से मिलता नहीं है, तो ये अकेले रहता है। मोनोएटॉमिक है, मोनो मतलब अकेले रहता है, एक ही वो रहेगा, है ना। जो भी अक्रिय गैस है सबके सब अकेले रहता है, मोनोएटॉमिक है, ध्यान रखिएगा। तो एक परमाणु का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए रहेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, तो आपका ए इसका आंसर हो जाएगा, एक परमाणविक मोनोएटॉमिक। ध्यान रहेगा इसका आंसर जो हो जाएगा मोनोएटॉमिक रहेगा। ठीक है, नोबेल गैस होता क्या है सर, तो नोबेल गैस इज मोनोएटॉमिक। नहीं, इसके बाद चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तो इसका ये हो गया है। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या 20 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए बताइए 20 नंबर में क्या है, नोबेल गैसों का आयनीकरण क्या होता है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबेल गैस, इनर्ट गैस क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयन विभव अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पास फुलफिल ऑर्बिटल है, नोबेल गैस कंटेन फुलफिल ऑर्बिटल, है ना। जब फुलफिल ऑर्बिटल है, कहने का मतलब कि ये कभी ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालना भी चाहते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, बहुत अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका आंसर, इसका आयनन विभव काफी अधिक होता है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तब 20 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 20 के बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आर्गन जो है, आर्गन इज ए आर, आर्गन क्या होता है, इसमें भी है मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, ऑक्टाएटॉमिक है, क्या एक परमाणु, द्विपरमाणु, चतुर्थ और अष्ट है। पहले बताइए कि, है ना, आर्गन होता क्या था सर, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस हमेशा कुछ ही होता है सर, एक परमाणविक होता है, मोनोएटॉमिक होता है। अक्रिय गैस मोनोएटॉमिक होता है, इस कारण से जो इसका आंसर रहेगा ए हो जाएगा, मोनोएटॉमिक एक परमाणविक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक परमाणविक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। हाँ, 22 में कहा गया कि आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, कौन सा समूह का सदस्य है। प्रथम का है, पहला वाला का फर्स्ट ग्रुप इसमें कहा गया। देखिए आर्गन ये मेंबर ऑफ व्हिच ग्रुप, है ना, कौन सा ग्रुप। पहला ग्रुप इधर होता है, आपको याद है, हरीना कब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर, करते करते सबसे लास्ट वाला ग्रुप आपके, है ना। तो सबसे लास्ट वाला ग्रुप का एक स्पेशल नाम देते हैं जीरो ग्रुप। नाम क्या देते हैं सर, जीरो ग्रुप। नाम इसको देंगे क्या, जीरो ग्रुप, जीरो शून्य, है ना, शून्य समूह था। यदि कहा गया कि फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, जीरो ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो ग्रुप हो जाएगा। ध्यान रहेगा, आर्गन जो है आपका, या आर्गन जीरो ग्रुप का सदस्य, आपको ध्यान रखना सदस्य है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, मेंबर ऑफ जीरो ग्रुप। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों के लिए Cp/Cv का वैल्यू बताना, Cp डिवाइडेड बाय Cv का वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा 1.66 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद रखिए, और जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना। इसको ध्यान रखिए कि अक्रिय गैस जो है उसके लिए Cp/Cv का वैल्यू जो होता है 1.66 होता है। आंसर बी आपका हो जाएगा। आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा सर, बी, आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 23 के बाद 24, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार और रिपीट हुआ क्वेश्चन। XCF2 के अणु की आकृति कैसा होता है ना। XCF2 के अणु की आकृति आपको बताना है। 4 को ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, लिनियर है, पिरामिडल कैसा होता है। त्रिभुजाकार समतलीय है, वर्गाकार समतलीय, वर्ग समतलीय होता है, रैखिक होता है, पिरामिडल होता है, पिरामिड जैसा होता है। ये कैसा होता है आपको बताना है। तो सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान रखना है,
XeF2 में कि यहाँ पर जो Xe आपका दिया गया है सर, यहाँ XeF2 है तो Xe है और एक फ्लोरीन इधर इधर है, एक फ्लोरीन इधर, सीधा सीधा रहता है, रैखिक रहता है। दो वो है, फ्लोरीन इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, और इसका आकार एकदम सीधा रहेगा, रैखिक हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ध्यान रहेगा, तो इसका आकार कैसा हुआ सर? लीनियर, रैखिक हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका देख लीजिए आंसर सी जो है आपको दिया गया है, रैखिक लीनियर रहेगा, तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 25 नंबर में पढ़िए, कहा गया उत्कृष्ट गैसों से यौगिक बनाए गए थे, है ना। सबसे पहले अक्रिय गैसों से यौगिक कब बना? तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया 1962 में, जिसमें नील बर्टिलेट जो है, नील बर्टिलेट यौगिक का निर्माण किए थे। आपको पता होगा कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे थे, लेकिन उनको जब रियलाइज हुआ कि ऑक्सीजन और जेनॉन का आईपी लगभग बराबर होता है, तो उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का स्थान पर जेनॉन का प्रयोग कर दिया था, और इसके कारण 1962 में सबसे पहला दुनिया में अक्रिय गैसों से बनने वाला पहला यौगिक बना, और यौगिक था XePtF6। आपको पता होगा कि XePtF6 जो है, इसका XePtF6 था जो सबसे पहला यौगिक बना था। इसको बनाया कौन थे? था नील बर्टिलेट। कौन सा था? XePt और F6 था। कब बना था? 1962, 1962 ईस्वी में। कब बना है? तो 1962 में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा सर? देख लीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा सी। ए में दिया 1944, बी 48 है, 62 है और 90 है। कब हो जाएगा सर? तो 1962 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। बनाए कौन थे? नील बर्टिलेट, नील बर्टिलेट। 25 के बाद चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको कहा गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं यौगिकों का आयनन विभव समान, किन यौगिकों का, है ना, किन्हीं नहीं, किन यौगिकों का आयनन विभव समान होता है, जो आपको बताना है। चलिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग पेयर इज, लगभग किसका था? आपको पता है। इसमें देखिए ऑप्शन पहले दिया गया, आप ऑप्शन देख लीजिए। जेनॉन ऑक्सीजन है, हीलियम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कार्बन है, और इसके बाद इसमें से कोई नहीं था। आपको पहले ही बताया है कि जेनॉन और ऑक्सीजन का आईपी वैल्यू लगभग बराबर होता है। इसका 1170 आपको बताए थे, और इसका बताए थे 1175 के आसपास होता है। तो दोनों का लगभग, जेनॉन है और ऑक्सीजन है, इस दोनों का आयनन विभव जो है यहाँ लगभग बराबर होगा, आईपी वैल्यू दोनों का लगभग बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। चलिए, हाँ, XeO3 के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, जो आपको बताना है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर XeO3, है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फिर फॉर XeO3। XeO3 के निम्नलिखित में से कौन सही है, जो आपको बताना है। सबसे पहले रंगीन है, कलरफुल है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, पिरामिडल शेप होता है, और सभी। तो क्या हो जाएगा सर? बताइए, इसमें सभी इसका आंसर होगा। ये रंगहीन भी होता है ना, रंगीन नहीं, रंगहीन होता है, विस्फोटक भी, और पिरामिडल शेप भी इसका होता है, पिरामिड जैसा होता है। इसका आकार जो है पिरामिडल रहेगा। अब कैसे पिरामिडल होता कैसा है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पिरामिड कैसा रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पिरामिडल जैसा शेप इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, और पिरामिड ऐसे रहेगा। इसे XeO3 था, यहाँ पर क्या है? XeO3। अब यहाँ पर जेनॉन दे दिए हैं, और हाँ तो हो नहीं पा रहा है, इसको इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा सा बैक। XeO3 है। चलिए यहाँ ले लेते हैं जेनॉन। एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा। जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता था। पिरामिड इसी तरह से रहता है, इस तरह से आपका पिरामिडल शेप रहेगा। ठीक है, रंगहीन भी होगा, विस्फोटक भी होगा, पिरामिडल भी होगा। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा सर। XeO3 का शेप कैसा होता है, जो पूछा गया था आपसे, तो XeO3 का शेप आपको बता देना है कि होता कैसा है, पिरामिडल। लेकिन ये कहा गया था कि कौन सही है इसके लिए, तो कौन सा सही हो जाएगा सर? तो सभी इसके लिए सही हो जाएगा, है ना। सभी रंगहीन है, विस्फोटक है, पिरामिडल है, ये तीनों होता है XeO3, इसलिए इसका आंसर सही सभी हो जाएगा। 27 के बाद अब 28 नंबर क्वेश्चन में चलिए क्या कहा गया है। 28 में कहा गया कि जेनॉन के तीनों फ्लोराइडों के संरचना की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर होता है ना।
इसमें जेनॉन के तीनों जो है फ्लोराइड, उसके संरचना की उत्पत्ति हम लोग ये कहा कि जेनॉन में तीनों फ्लोराइड के संरचना की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? तो जेनॉन में तीनों फ्लोराइड के संरचना की जो उत्पत्ति है सर, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इसके अनुसार होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के अनुसार होता है। तो ये सर जेनॉन का 3 फ्लोराइड कौन कौन होता है ये बताइए। तो जेनॉन का 3 फ्लोराइड अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा क्लासरूम में। 3 जो फ्लोराइड होता है, सबसे पहला जो इसका फ्लोराइड रहेगा सर वो XeF2 होता है ना। सबसे पहला कौन सा है? तो XeF2 रहता है। जैसे इस तरह से है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं XeF2 है, दूसरा 2 है, XeF6 होता, सॉरी 4 होता है, एगो XeF6 होता है, 3 को है ना, एगो 2 है, जेनॉन सब में है, फ्लोरीन 2 है, 4 है, 6 है, मतलब सम संख्या में फ्लोरीन रहता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत इसका है? वेस्पर थ्योरी है। वैलेंस, वी से वैलेंस है, ए से सेल, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर, आर से रिपल्सन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा आवाज आज खराब है, सर्दी हो गया है, तो आप मैनेज कीजिए। वीडियो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो जो अपलोड करेंगे, और टोटल केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है। द वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेज है ना, अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होता है? अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या है? वैलेंसी क्या रहता है? तो आपको पता है कि इसका संयोजकता 0 होता है, संयोग करने की कोई इसमें एबिलिटी नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसका आंसर इसका 0 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे अब हम लोग चल रहे हैं। 30 में एक आ गया कि निम्नलिखित में से किसका आकार रैखिक होता है? अभी आपको पता है XeF2 बताए थे जिसका आकार रैखिक अभी कह रहे थे, नहीं, XeF2 का आकार कैसा रहेगा सर? रैखिक। XeF2 जो होता है उसका आकार कैसा रहेगा? उसका आकार जो है आपका रैखिक हो जाएगा। XeF2 का आकार कैसा रहेगा? तो रैखिक रहेगा। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन था उसके अनुसार कि XeF2 जो है, इस XeF2 का आकार कैसा था? तो रैखिक था। चलिए यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। हाँ भी, ये जो कह रहे थे जो क्वेश्चन कि XeF2 का आकार कैसा या रैखिक आकार किसका होगा, तो XeF2 का आकार ही रहेगा रैखिक आपका। तो आंसर आपका हो गया जेनॉन इस तरह से है, 2 फ्लोरीन दिया है, तो 1 फ्लोरीन इधर है, एक इधर, सीधा सीधा सा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, रैखिक रहेगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए पढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक परमाणविक होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मोलिक्यूल्स इज मोनो एटॉमिक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका मोनोएटॉमिक होता है, एक परमाणविक होता है? तो ये बताइए, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन आपको पढ़े होंगे कि O2 होता है, नाइट्रोजन पढ़े होंगे कि N2 नाइट्रोजन गैस आप लोग सुने होंगे, क्लोरीन Cl2 सुने होंगे, लेकिन हीलियम जो है सर ये अक्रिय गैस है, ये एक परमाणविक होता है। अभी भी आपको पीछे डिस्कस किए थे कि एक परमाणविक जितना भी अक्रिय गैस होता है सबके सब एक परमाणविक, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा एक परमाणविक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे अब हम लोग चलते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक यौगिक है ना, सबसे अधिक यौगिक होता है? कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नोन इन केस ऑफ, किसका था? आपको पता है कि जेनॉन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, तो जेनॉन का ही सबसे अधिक रहेगा। क्रिप्टन दिया है, हीलियम दिया है, आर्गन दिया और जेनॉन है, तो आंसर आपका जेनॉन हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? जेनॉन, ध्यान रहेगा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा 32 का, यहाँ पर जेनॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक यौगिक होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोन कंपाउंड्स किसका रहता है? तो इसका आपका हो जाएगा जेनॉन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 33 में क्या कहा गया है। ये कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस इज। तो अक्रिय गैस का आपको पता है कि NH2 NP6 होता है, आपको पता है
है ना। NH2 H2 और P6 फुलफिल और वाइटल होता है, अक्रिय गैस का तो फुलफिल होता है। तो कौन सा NH2 और NP6 है, देख लीजिए पहला में क्या है NH2 और NP6 है। फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर कौन सा रहेगा सर, तो ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो 33 के बाद अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन में, और देखिए क्या कहा गया है। ए कहा गया है 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व F2 से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन जो है इसमें जो फ्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करेगा सर, ये बताना है। तो अक्रिय गैस के ऊपर का जो मेंबर होता है, ऊपर वाला जो भी मेंबर है ना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता। तो जितने ऊपर रहेगा वो सब और अभिक्रिया नहीं करेगा। डाउन द ग्रुप चलने से IP वैल्यू घटता है, तो उसके कारण अभिक्रिया हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है आपको क्रिप्टन। आपको पता है कि ऊपर कौन कौन होता है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो उसका लिख देंगे, सबसे ऊपर वाला रहा तो और अच्छा है, क्रिप्टन। अच्छा आर्गन एक दिया है आपका, आर्गन है यहाँ पर। तो आर्गन यहाँ देखिए एक ऊपर एक कोई भी ऑप्शन में अगर हीलियम है तो हीलियम मारेंगे, नहीं तो नियोन मारना है, नहीं तो आर्गन मारना है। तो आर्गन आपको दिया गया है। ये सब फ्लोरीन से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। किसी से अभिक्रिया नहीं करता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 34 के बाद अब आइए 35 में। 35 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित, यहाँ पर जाए भीज ऑफ द which of the outermost इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट आर्गन। आर्गन जो है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दर्शाएगा ना। तो चलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आर्गन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा आर्गन, वो कौन सा रहेगा। तो आर्गन आपको पता है कि अक्रिय गैस होता है, और अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है सर, तो NH2 और NP6, NH2 NP6, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 35 के बाद क्वेश्चन में 36 पे आइए, और 36 में क्या कहा गया है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 एंड XCF6 रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ XCF4 और XCF6 के से XCF4 एवं XCF6 जो एंड XCF6 को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, है ना। कंप्लीट आपको पता है कि XCO3 प्राप्त होगा, है ना। देखिए आपको ध्यान रखना है, XCF2 है, XCF6 है, ये दोनों में से कोई यदि जल से अभिक्रिया किया सर, जल से, तो यहाँ पर क्या बना देगा, तो XCO3 कंपाउंड का निर्माण करेगा। ध्यान रहेगा आपका, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 के बाद 37 में आइए। 37 में ये कहा गया है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन XCO3। चलिए क्या रहेगा जेनॉन का, यहाँ पर प्रसंकरण था। प्रसंकरण निकालने के लिए पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो जेनॉन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 18 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 18 को 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। 26 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा देख लीजिए आप। 26 को पहले 8 से डिवाइड कर लीजिए, और देखिए क्या आता है। 26 को 8 से डिवाइड करने के पश्चात 8 ये 24 यहाँ पर हो जाएगा, लीजिए 24 यहाँ 2, एक फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 3 और 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4। आपको पता है कि 4 का sp3 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका sp3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3। चलिए तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो sp3 हो जाएगा। sp3 कौन सा है, ये आंसर आपका है sp3, ठीक है। चलिए 37 के बाद 38 में ये क्या है, कहा गया कि चलिए व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। आपको हाफ लाइफ जो रेडॉन है, इस रेडॉन का हाफ लाइफ बताना है। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन, रेडॉन का हाफ लाइफ आपको बताना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, रेडॉन का हाफ लाइफ क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ देखिए आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा कि इसका हाफ लाइफ 3.82 है ना, 3.82 दिन के आसपास होता है, डेज दिन में रहता है, ध्यान रहेगा। रेडॉन का हाफ लाइफ कितना होता है, चूंकि रेडियो सक्रिय है इसका अर्धवायुकाल निकाला जाता है, तो आ जाएगा 3.82 दिन, ठीक है। चलिए अगेन 38 के बाद एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील है। अगर आप जानते हैं तो इसको बता सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील है।
चलिए बताइए, मोस्ट सोलेबल इन वाटर आपको बताना है। हाँ, ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए, हीलियम है, रेडॉन है, क्रिप्टन है और नियोन है। हीलियम है, रेडॉन है, यहाँ पर क्रिप्टन है और इसके बाद आपको नियोन दिया गया। सबसे अधिक घुलनशील कौन रहेगा जल में? अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, जो रेडॉन होता है सर, आर एन, रेडॉन इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर। रेडॉन जो है जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडॉन जो है यहाँ पर जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है। चलिए, तो यहाँ पर अब जो है 39 क्वेश्चन यहाँ पर था और ये पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। इसको पूरा आराम से घर पे बैठिए, पढ़िए, ठीक है, और कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, रहने देते हैं।